सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको कहेंगे खुशामदीद और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जो अहम मैच इस वक्त जारी है। दो साबिक आलमी चैंपियंस हैं पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनके दरमियान हैदराबाद दक्कन में ये मैच इस वक्त जारी है। एशिया कप की ये दो बड़ी ताकतें हैं। अब तक 156 बार मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं, जबकि वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबलों में भी 7 बार ये टीमें आमने सामने आ चुकी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप मुकाबलों में ना सिर्फ पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा है, बल्कि हेड टू हेड मुकाबलों में भी शाहीनों का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पाकिस्तान पॉइंट टेबल पर एक जीत के साथ तीसरे नंबर पर है और श्रीलंका के खिलाफ फतह उसे दूसरे या फिर पहले नंबर पर पहुंचा सकती है। और अब देखना यह है कि आज फतह किसके नाम रहती है। अब तक के मैच और रन रेट से क्या इम्कानात जाहिर हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान आज का ये मैच जीत जाएगा, श्रीलंका को शिकस्त की धूल चट्टा सकेगा या नहीं? इसी सारी पर हम बात करेंगे। लीना मोइन अजीज़ जो कि स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लीना आपका। और साथ साथ स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार नसीम राजपूत भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आपको भी सर वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। इस वक्त मैच जारी है और जो स्कोर मैं देख रही हूँ 324 स्कोर हो चुका है। 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। लीना, क्या देख रही हैं आप, कितना टारगेट हो सकता है आज? देखिए बुशरा, आज टारगेट तो तकरीबन मुझे लग रहा है 350 के आसपास होगा। श्रीलंका ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है और वही जो मैं पाकिस्तान से हर वक्त शिकायत करती हूँ कि ये पावर प्ले अच्छा नहीं यूज करता, उन्होंने उसको भी अच्छा यूज किया। थ्रू आउट द इनिंग्स उन्होंने एक टेम्पो मेंटेन करके रखा, चाहे विकेटें भी गिरती रही। एक मौके पर उनकी 2 विकेटें इकट्ठी गिरी थी, लेकिन उन्होंने इनिंग्स का टेम्पो नहीं खेला। जिस किस्म की शॉट्स उन्होंने खेली हैं इनसाइड आउट, जो बैक लेग को आप लेग साइड की तरफ ले जाके और कवर के ऊपर से चौके छक्के लगाते हैं, खूबसूरत शॉट्स खेली हैं। इंटेंट नजर आया, एग्रेशन नजर आया। और पाकिस्तानी बॉलिंग खासकर आज तो फास्ट बॉलर्स भी नहीं चले। लेकिन एक बात जो मैं काफी अरसे से अब कर रही हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में जेन्युइन स्पिनर क्यों नहीं खिला रहा। मैं तो पहले बात करी थी कि इब्रार को भी होना चाहिए था आपकी स्क्वाड में, लेकिन जो हमारे स्क्वाड में है उसामा, आप तो उनको भी नहीं खिला रहे। अब उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हम जो है एक बैटिंग माइंडसेट से सोचते हैं। हमारा कप्तान एक बैटिंग माइंडसेट से सोचता है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम पहले 5 बैट्समैन फेल हो गए तो ये शायद नवाज और शादाब आके हमें बचाएंगे। और ये हो भी सकता है क्योंकि वो ठीक ठाक बैट कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमारी बॉलिंग सफर कर जाती है। हम जेन्युइन विकेट टेकिंग स्पिनर को नहीं खिला रहे, जिसकी वजह से हमें मिडिल ओवर्स में मार पिट रही है और हमारी विकेटें भी नहीं निकल रही। और हमारे फास्ट बॉलर्स को भी जो मदद चाहिए होती है स्पिनर से, जेन्युइन स्पिनर से, विकेट टेकिंग स्पिनर से, वो नहीं मिल रही। तो ये सारी जो वजहें, उसकी वजह से आज श्रीलंका तकरीबन 350 बना लेगा मुझे लगता है। और उसको फिर चेस करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान बैट करता है तो जो ओपनर्स हैं या फर्स्ट 3 बैटर्स हैं, जिनको पहले 10 ओवर में पावर प्ले में 60 से 65 रन बनाने चाहिए, वो तो 35-40 रन बनाते हैं। और वो एक टाइम ऐसा लगता है कि एक टाइम मशीन में बैठ के 1975 में चले गए, जब 60 ओवर का वर्ल्ड कप होता था और 10 ओवर में 35-40 रन बड़ा अच्छा स्कोर किया जाता था। अब तो देखें जी 65-70 से कम कोई बात ही नहीं है पहले पावर प्ले में। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान को आज बेहतर करनी पड़ेगी, पावर प्ले भी बेहतर करना पड़ेगा और अगले मैचों में जरा कोई जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी और एक जेन्युइन स्पिनर को खिलाना। ठीक है। अच्छा, नसीम राजपूत ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नसीम साहब, अभी जो सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, एक और खिलाड़ी खैर पवेलियन लौट चुका है, 325 स्कोर है, 6 खिलाड़ी आउट हैं। लीना जिस तरह से कह रही हैं कि 350 से ऊपर का टारगेट हो सकता है आज, आपको क्या लग रहा है? भाई अभी लीना ने वैसे थोड़ा तकल्लुफ से काम लिया है, वरना शायद 370 भी हो सकते हैं। अभी उनके 6 आउट हैं, उन्होंने अभी तकरीबन 4.2 ओवर्स खेलने हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अभी ये टारगेट जा सकता है, 360 पे भी जा सकता है 3.2 ओवर्स में।
लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो रिदम दिखाई नहीं दिया कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये रिदम जो हम हारे हैं इंडिया से एशिया कप में, उसके बाद से वो रिदम खो गया है। वो जो एक बॉडी लैंग्वेज हमारी टीम की होती है, वो जो हम स्टार्ट हमारी बॉलिंग देती है, वो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। जो सबसे ज्यादा हम किसी चीज को मिस कर रहे हैं वो हमारा टॉप ऑर्डर बॉलर्स है। हम टॉप ऑर्डर बैटर्स की तो बहुत बात कर रहे हैं। देखिए, आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स की परफॉर्मेंस से हम बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीते, आपके टॉप ऑर्डर बॉलर की परफॉर्मेंस से आप ज्यादा मैच, जब वो आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं वही आपके लिए फायदेमंद होता है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बताती है, आज तक हमने वर्ल्ड कप में, खैर आप तो इस वर्ल्ड कप में तो ज्यादा रन बनेंगे, अल्लाह करे पाकिस्तानी ये चेस करे, लेकिन हमने 265 से ज्यादा टारगेट वर्ल्ड कप में चेस ही नहीं किया है। तो अब ये तो तकरीबन 100 रन ज्यादा आ रहे हैं हमारे सामने नियर अबाउट, तो वो हम किस तरीके से चेस करते हैं। और हमारी कई कमजोरियां हैं। देखिए, अगर हमारी बॉलिंग किसी टीम को 300 के अंदर या 300 के करीब रख ले तो हमारी बैटिंग बहादुरी के साथ मैदान में आती है, लेकिन अगर ये टारगेट 325 से ऊपर चला गया तो फिर हमारी बहादुरी कहाँ चली जाती है। आप एटलीस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें। लीना ने बिल्कुल सही बात कही कि आप स्टार्ट के पावर प्ले को जिस अंदाज से खेल रहे, दुनिया की कोई टीम नहीं खेल रही। अगर आप पाकिस्तान को 962 गेंदें हो चुकी हैं इस 2020 में जो हमने पावर प्ले में खेली है, और उसमें हमने कोई छक्का नहीं लगाया। पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की अगर आप उठा के देखेंगी तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर दिखाई दे रही है। कैचेस हम क्रूशल ड्रॉप कर देते हैं। बिल्कुल इसी पर मैं आ रही थी कि आज मिसफील्ड भी बहुत देखा, कैचेस छोड़ दिए, 2 कैच छूटे, और उसके बाद हमने देखा कि जिस खिलाड़ी के कैच छूटे वो 122 रन, मैं बात कर रही हूँ मेंडिस की, 122 स्कोर किया आज उन्होंने, और अगर वो स्टार्ट में ही वो कैच ना छूटता तो शायद 122 स्कोर ना होता उनका। देखिए, 122 के 19 रन पर थे उस वक्त वो, जिस वक्त ये कैच गिरा है 36 रन थे उस वक्त श्रीलंका के 1 विकेट के नुकसान पे। वो कैच होना चाहिए था। आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस दबाव से आपको निकलना है, उसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कुछ चीजें देख के। देखिए, जब पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत ज्यादा पिटाई लग रही थी, उस वक्त मैंने चेहरों पे मुस्कुराहटें भी देखी। उस वक्त मैंने चेहरों पे एक अजीब से चेहरे बने हुए देखे कि ये कैसा मार रहा है। भाई, आप इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सी ऐसा लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दे रही। हम जेन्युइन स्पिनर नहीं लेके, क्या वजह क्या है, क्या लगता है आपको? समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम या तो मैच जब थोड़ा सा हमारे हाथ हमारे कंट्रोल से निकलता है ना, तो वो बिल्कुल निकलता चला जाता है। हम उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बड़ी टीमें वही होती हैं जब आपके मैच कंट्रोल से निकलना शुरू हो तो आप उसको काबू करना शुरू करें और वो उसको ग्रिप करने में कामयाब हो जाए। आज भी अगर हम देखें तो हमने जिस अंदाज से बॉलिंग की है, आपका स्टार्ट तो देखें ना। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बेसिक पे आना होगा। शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेवर्ड हुए। जब से रोहित शर्मा को की विकेट उन्होंने हासिल की थी एशिया कप में, उसके बाद से आप देखें शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं। उन्हें वापस अपनी बेसिक पे आना है, जगह पे गेंद गिराएं, वापस अपनी बेसिक पे आना होगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं, लीना आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी टीम जिस तरह से नसीम राजपूत ये फरमा रहे हैं कि अंडर प्रेशर है, क्या प्रेशर हो सकता है, थोड़ी सी नर्वस नज़र आ रही है, और जिस तरह हम श्रीलंकन टीम को देख रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो इस वक्त बैटिंग कर रही है? तो बहुत सारे हो सकते हैं ऑफ द फील्ड, बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं इंडिया में है जिसकी वजह से भी प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप प्योरली गेम की बात करें और बॉलर्स की बात करें तो विकेट के दोनों जानिब उन्होंने बॉलिंग की है। जैसे कि स्पिनर्स हैं, तो आप शादाब की अगर बात करें तो वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं, वो T20 के बॉलर हैं। 10 ओवर की बॉलिंग एक डिफरेंट बॉलिंग होती है, उसमें एक कंटिन्यूसली आपको लाइन लेंथ मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एक जगह जिसको नसीम साहब ये बात समझ जाएंगे, जिसको हम क्रिकेट की जबान में कहते हैं ना, एक जगह पकड़ के उस जगह पर बॉल पिच करनी होती है और फिर आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो कभी शॉर्ट, कभी ओवर पिच, कभी डाउन द लेग साइड। इसी तरह फास्ट बॉलर्स भी जो जगह है, ये विकेट्स इतनी फ्लैट है यहाँ पर, खासकर हैदराबाद में, कि आपको विद इन द स्टंप्स, जैसे वकार यूनुस विद इन द स्टंप्स करते थे ना, विद इन दोस 3 स्टंप्स आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ डाउन द लेग साइड, कुछ वाइड,
मौके देंगे तो बैट्समैन तो फुली कैश करेंगे उसको। तो ये तो टेक्निकल बातें हो गई बॉलिंग के बारे में, लेकिन और जो बैटिंग की बातें हैं वो तो यही है कि देखें पावर प्ले की हमने खुल के बात की कि 60 से 65 से 70 रन होने चाहिए आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, और सब टीम्स बनाती है, इवन नेदरलैंड्स भी 60 रन बनाती है और हम नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? अब उसकी वजह यह है कि हमारे जो बैट्समैन है वो इस बात से डरते हैं कि कहीं अगर हम आउट हो गए तो अगले मैच में ड्रॉप ना हो जाए। इनसिक्योरिटीज है, कप्तान की भी इनसिक्योरिटीज है। अच्छा लीना, हसन अली जिन्होंने आज स्पिनर्स नहीं खिलाता, क्यों, आखिर क्यों? ये बात है ना, तो ये सारी बातें एक टोटलिटी देखने के लिए। अच्छा ठीक है, नसीम साहब, हसन अली की बॉलिंग पर आज क्या आप तबसरा करेंगे? चौथी विकेट अभी उन्होंने ली है। हसन अली जिनको नसीम शाह की जगह चूज किया गया था, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका इंतखाब बेहतरीन इंतखाब था। देखिए अभी भी हसन अली अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं है, जितने उन्होंने रन्स दिए, लेकिन वो शाहीन शाह आफरीदी से ज्यादा बेहतर नया गेंद कर रहे हैं। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नया बॉल का बॉलर हम शाहीन शाह आफरीदी को कहते हैं कि दुनिया में नंबर 1 है, हसन अली ने कमबैक किया और नया गेंद उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी से ज्यादा बेहतर किया। लेकिन चूंकि साल भर के कमबैक के बाद हसन अली टीम में है, वो अपनी जगह को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए हसन अली ने भी कोशिश यही की कि आप जगह पे गेंद करें। शाहीन शाह आफरीदी थोड़ी सी इस चीज को मिस कर रहे हैं, जो अभी लीना ने भी बात कही कि आप अपनी बेसिक पे आ जाएं कि आपने आके जगह पे गेंद को पहले छोड़ना है। आपने जितनी जान लगा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, आप पहले आके अपनी जगह को पक्का दोबारा से करें। शाहीन शाह आफरीदी आज नसीम शाह नहीं है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस वर्ल्ड कप में। आप पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है, आप हमारे चैंपियन बॉलर हैं, लेकिन उस चैंपियन का एहसास अब तक हो नहीं पा रहा है। आप पहले ही ओवर में आके यॉर्कर मारना शुरू कर देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वेवर्ड हो जाते हैं, लेग स्टंप पे जाते हैं तो ऑन साइड पे आपको चौका लग जाता है, ऑफ स्टंप के बाहर आप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिर शाहीन शाह आफरीदी ओवर द विकेट गेंद करते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि वो तीसरे ओवर में राउंड द विकेट आ जाते हैं। देखिए हमने माजी में भी बॉलर्स को राउंड द विकेट आते हुए देखा है, वो जब गेंद बिल्कुल पुराना हो जाया करता था, आखिरी के 2-3 ओवर वसीम अकरम आते थे राउंड द विकेट और उनका गेंद एकदम से अंदर आता था। हम नवाज का गेंद टर्न नहीं हो रहा, शाहीन शाह आफरीदी का गेंद स्विंग नहीं हो रहा, ये इतने बड़े क्वेश्चन मार्क है। मैं तो ये देखूंगा कि अब श्रीलंकन स्पिनर इस पिच पे कितना टर्न करते हैं गेंद को, क्योंकि अच्छा सर, फखर जमान की जगह आज जगह दी गई है अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जो है आज इनिंग का आगाज करेंगे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए फखर जमान को तो बाहर होना ही था। हालांकि फखर जमान अभी लीना ने भी बात कही थी ना कि हम बहुत स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि फखर की फॉर्म में ही थी और हम उन्हें कैरी करते चले गए। फखर अपनी फॉर्म को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, इमाम अपनी जगह को पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। 6 मैचों से 5 मैचों से इमाम से भी परफॉर्म नहीं हुआ, फखर ने 10 मैचों में 183 रन किए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहा और बाबर आजम इन्हीं को कंटिन्यू करते रहे, इन्हीं पे एतमाद करते रहे। देखिए कहीं ना कहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने पड़ते हैं। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में वर्ल्ड कप में उस वक्त के कैप्टन 3 नंबर पे आए थे। मैं बार बार एक चीज जरूर देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, अगर ये 350 का मैच है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये पेयर बनता है। अगर 350 के मैच इंडिया में खेले जाएंगे, ये मैच अगर 290 रन के 295 रन के तो ये पेयर बहुत अच्छा है। लेकिन जो ऊपर के 50-55 रन है, उस लिहाज से ये पावर प्ले कैसा आज खेलते हैं ये मैं जरूर देखूंगा। लेकिन रिजवान जो है ना, वो इस वक्त आपके इनफॉर्म बैटर है और रिजवान को अगर आप मेकशिफ्ट ओपनर हमने देखे हैं, इससे पहले भी माजी में शाहिद खान आफरीदी को बनाया था, फिर उन्होंने काफी क्रिकेट खेली। आप रिजवान को जब वो वाइट बॉल से T20 में ओपन करते रहते हैं तो आप उनको लेकर आए ऊपर, और ताकि थोड़ा सा स्टार्ट आपको मिले, जो हमारी टीम बहुत शिद्दत से मिस कर रही है। अल्लाह करे कि हमारी टीम को आज स्टार्ट मिले, लेकिन जितने रन्स बोर्ड पे आ गए, बहुत ज्यादा हो गए सर, हौसले हार जाते हैं। अल्लाह ना करे कि हम हौसले हारे, वरना आमतौर पे हम हौसले हार जाते हैं जब बोर्ड पे इतने रन होते हैं। अच्छा लीना, जिस तरह नसीम साहब कह रहे हैं कि स्कोर, वाकई स्कोर, उनका क्या कहना, हम तो खुद देख रहे हैं कि स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया है स्कोर बोर्ड पर, और अभी बैटिंग वो कर रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 350 से ऊपर भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हो तो पाकिस्तान को स्लो नहीं खेलना होगा, पाकिस्तान को आते ही जो स्टार्ट लेना होगा वो फास्ट रखना होगा?
देखिए मैं तो जी ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह यही बात कह रही हूँ मुस्तकिल। अभी भी मैं 2 दफा ये पावर प्ले में 60-65 रन की बात कर चुकी हूँ। नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, बल्कि मैं खुद कई टीवी शोज पे ये बात कर चुकी हूँ कि अगर आप रिजवान को ओपन करा देंगे जो T20 में भी ओपन करते हैं तो आपके पास एक नीचे स्लॉट खुल जाएगा। देखिए रिजवान को ओपन कराने से क्या होगा कि आपका नंबर 3 आ जाएंगे बाबर, 4 पे आ जाएंगे सऊद शकील 5 के बजाय, और आपका एक स्लॉट खुल जाएगा। उस स्लॉट में फिर आप एक स्पिनर खिला सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं, और आपका जो ओपनिंग वो रिजवान क्योंकि ठीक ठाक तेज खेलते हैं, T20 में भी ओपन करते हैं, तो वो आपका 60 रन वाला जो एक हदफ है वो आपको जरूर मिल जाएगा, 60-65 रन वाला ना। तो ये बहुत कारामद मूव हो सकती है। लेकिन देखिए बुशरा, ये उस वक्त हो सकता है जब कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स खोले, सोचे और अपनी अकल को खोले। तो अगर नहीं खेलेंगे बस वो एक ही रन ऑफ द मिल किस्म की स्टैंडर्ड जो तरीका कार है उस पर चलते रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये अच्छे जो कप्तान होते हैं दुनिया भर में, बड़ी माइक ब्रेले की मिसाल मौजूद है, ये नसीम साहब को पता होगा कि वो किस तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे 1970, 75, 80 में, जबकि इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती भी नहीं थी। सो आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा, और जो अगला हमें टाइम मिलेगा, आज तो केच चेस करना ही करना चाहिए बिफोर द इंडियन मैच। हमें जरूरी है कि कॉन्फिडेंस से हम जाएं, और हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो बना सकते हैं 350 तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन उसको प्लान करें और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बैटिंग ऑर्डर में ले आए। जैसे कि अगर आप 8 रन चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं जी, आप शाहीन आफरीदी को नंबर 6 पे भेज के देख लें और उसको एक रोल दें कि भाई तुमने जाके 20-25 रन बनाने 150 की स्ट्राइक रेट से। सो रोल डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारा कप्तान नहीं करता। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि नसीम साहब आगे इंडिया के साथ हमारा मैच है, और आपको पता है कि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारी जो आवाम है, जो शौकीन क्रिकेट हैं, खासे इमोशनल हो जाते हैं, और बस सबको यही होता है कि पाकिस्तान जीते। तो पाकिस्तान को फिर जीतना होगा। और आज एक सवाल एक और ये करूँगी बॉलर्स को लेके, अपने बॉलर्स की तो हमने बात की है, आपको क्या लगता है कि जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा बॉलर है जो आज टफ टाइम दे सकता है हमारी टीम को? श्रीलंका के कई बॉलर्स, अगर आज उनके थिकशाना भी आ गए मैच में, जो पिछले मैच में नहीं थे, जख्मी हो गए थे ड्यूरिंग एशिया कप, तो आज वो भी अवेलेबल है। उनके स्पिनर्स बुरे नहीं हैं, उनके पेसर्स भी। हमें इतने रन्स पड़े जगह पे गेंद ना करने की वजह से। देखें, अगर उन्होंने जगह पे गेंद की तो आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करेंगे। हमने उनको बॉल दिए मारने के लिए, उन्होंने बहुत कम अच्छी गेंदों को मारा, लेकिन जब हमने बॉल उनको दिए तो फिर उन्होंने अच्छी बॉल पे भी उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, अच्छी बॉल को भी हिट किया। अगर उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत अच्छा रखा और अपनी जगह पर गेंद की तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत पेश आएगी। देखिए ना, पहले 3 ओवर में हम 6 वाइड कर देते हैं। हम किस विवर्ट के साथ, किस अंदाज के साथ आज मैदान में उतरे थे। आप इफ्तिखार, एक वक्त ऐसा भी था, मैं आपको बड़ा जबरदस्त स्टैट्स था, मैंने नोट किया था, 23 से 27 ओवर्स के दौरान पाकिस्तान को 50 रन पड़े, और इस दौरान में 6 ओवर हुए थे, और उसमें जो 50 रन पड़े थे उनमें 3 ओवर इफ्तिखार ने किए थे और उन्हें 11 रन पड़े थे, और 39 रन जो है वो 3 ओवर में आपके मेन बॉलर्स ने दिए थे। तो इसका मकसद है आपके मेन बॉलर्स आज जगह पे गेंद करते हुए दिखाई नहीं दिए। आपने जो बात की ना इंडिया के मैच की, ये मैच देखिए, उस मैच में ऑन अ डे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैच इंडिया के मैच की टोन सेट करेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखें, श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बने, उन्होंने 326 रन करने के बाद अपना मोरल नहीं गिरने दिया, अपना मोमेंटम नहीं टूटने दिया। वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम लड़े हैं, हारे जरूर हैं, लेकिन लड़ के हारे हैं। ये पाकिस्तान को आज करना होगा कि अगर अल्लाह ना करे मैच लूज कर गए, लेकिन मोरल लूज ना करें, रिप्लाई ऐसा ही करें जैसा उन्होंने फाइट करना है। फिर हार जीत तो जाहिर है खेल का एक हिस्सा है। लीना, 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, 343 स्कोर है। हारिस रऊफ ने भी अब अपना खाता खोला, 1 विकेट ली है उन्होंने। क्या कमेंट करेंगे? मुझे लग रहा है 350 का स्कोर हो जाएगा जिस तरह आप कह रही थी। देखिए,
वही 3.5 के अराउंड हमें चेस करना पड़ेगा। हारिस रऊफ ने अब विकेट ले ली तो उससे तब 5 या 10 रन का फर्क पड़ सकता है कि शायद 360 हो जाते तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि लास्ट ओवर भी है ये। लेकिन फिर बात तो अब बॉलिंग तो जो होगी, हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि ऑल ओवर द प्लेस इन्होंने बॉलिंग की, लेग साइड पे भी, डाउन द लेग साइड, ऑफ साइड के बाहर, शॉर्ट पिच, हर जगह इन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से ये स्कोर हुआ। पिछड़ा हमारी सांसें बंद हो जाती हैं जब इतने रन आते हैं हमारी खिलाड़ियों की। जब 300 से ऊपर टारगेट होता है तो जरा हमारे लिए हमेशा से डिफिकल्ट रहा। मैंने कहा बड़ा टारगेट है, हमारा हाईएस्ट टारगेट है। देखिए ये वो टाइम है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि अगर 290-300 के अंदर रन होते तो आपका ये ओपनिंग पेयर ज्यादा बेहतर और सूदमंद होता। कभी कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करना पड़ते हैं। लीना ने बात कही थी अभी, शाहीन शाह अफरीदी को आप ऊपर लेकर आए। देखिए 1992 में वसीम अकरम ऊपर आते थे, कई मैचों में सलीम मलिक नीचे बैटिंग कर रहे होते थे, एजाज इवन नीचे चले जाते थे, वसीम अकरम की जहाँ जरूरत होती थी वहां उन्हें ऊपर लेकर आते थे उस वक्त के कैप्टन। तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने, इतने रन अगर देखने के बाद अगर हमारी टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा बहादुरी वाला फैसला करे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखें। आप अभी जो बात कर रहे थे, वो जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर दरमियान में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब बाबर आते हैं, सऊद शकील आते हैं, अब्दुल्ला शफीक आते हैं और इफ्तिखार आते हैं, यहाँ ये टाइम मिल गया है आपको कि रिजवान को ऊपर आप ट्राई कर लें। आप देखें, आपने वैसे ही बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है, अगर आपका ये फैसला नाकाम हो जाएगा तो भी लेकिन आपके पास ये एक वक्त है बात करने का, ये एक जवाब बनता है आपके पास कि मेरे सामने 350 रन का हदफ था, मैं अगर इन्हीं के साथ जाता तो शायद थोड़ा अभी तो नसीम साहब पाकिस्तान की बैटिंग अभी बाकी है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान ये टारगेट अचीव करता है या नहीं। लीना, आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, टारगेट अचीवेबल है। इस विकेट पे ये कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, लेकिन उसके लिए वही बैटिंग करनी पड़ेगी इंटेंट के साथ, एग्रेशन के साथ। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो किसी प्लेयर को ऊपर प्रमोट करते हैं। बड़ी मिसालें इस बात की कि रन रेट अगर ज्यादा आया तो एग्रेसिव प्लेयर ऊपर चला जाए, थोड़ा सा अगर इतना इंटेंट के साथ नहीं खेलता प्लेयर वो नीचे आ जाए, चाहे कप्तान खुद ही हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज कप्तान को खुद एक एग्रेसिव इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। और देखें, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या होता है कि हर प्लेयर के पास एक बॉल पर 2-2 शॉटें मौजूद होती हैं। बाबर आजम की इतने क्लासिकल प्लेयर है, वो सीधा ही विकेट के आगे ही खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स खुद भी खेलना पड़ेगा और अपने बैटर्स को भी कहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पावर प्ले है उसमें कम से कम 65 to 70 रन लेने पड़ेंगे। ठीक है, पावर प्ले में कम से कम आप ये कह रही हैं कि 60 to 65 स्कोर करना होगा। बहुत शुक्रिया लीना आपके वक्त का, और साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने सेगमेंट कोर्ट न्यूज़ में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की जो आज समाअत हुई है। इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने से जो इनकार हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे, अपडेट्स लेंगे। हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इमरान वसीम साथ मौजूद हैं, इसके अलावा एहतशाम अली अब्बासी हमारे रिपोर्टर भी साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इमरान वसीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के हवाले से जो कि सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, आज जो अदालती कार्रवाई रही है, बताइएगा। देखिए, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल ये है कि कल जब इस कार्रवाई को आज तक मुलतवी किया गया तो जो एमकेएम के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनसे पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप आज जब दलाइल देंगे तो आपको कितना वक्त चाहिए होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आज कह रहे थे कि इस केस को आज कंक्लूड कर लेंगे। कल भी उन्होंने यही बातें कही थी कि आज आखिरी दिन है, लेकिन उस केस को आज तक मुलतवी करना पड़ा। तो आज एमकेएम के वकील ने कहा था कि बड़े प्रीसाइज अपने वो दलाइल रखेंगे, लेकिन वो सोच के तो आए थे दलाइल मुख्तसर होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस केस में जब से फुल कोर्ट बना है वकला के दलाइल कम होते हैं, जज साहबान के सवालात उन दलाइल पर भारी पड़ जाते हैं, यानी सवालात ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और जो दलाइल होते हैं वो वकील के कम पड़ जाते हैं। आज भी ऐसा हुआ कि एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी साहब जो कह के गए थे, कल यकीन दहानी करवा के गए थे कि मैं बड़ा प्रिसाइज रहूँगा अपने दलाइल के हवाले से, लेकिन इतने ज़्यादा जज साहबान की तरफ से सवालात पूछे गए। एक सवालात की आप यूँ कहें कि एक बुछाड़ दी, एक सवाल का जवाब देते थे, अभी उस सवाल का
जवाब दे ही रहे होते थे या एक सवाल पूछा जा रहा होता था कि ऊपर से दूसरा सवाल आ जाता था, तीसरा सवाल आ जाता था। तो इस पे आज चीफ जस्टिस ने सराहा। फैसल सदीकी साहब की तैयारी तो वैसे अच्छी थी, जितने भी सवाल किए गए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक अलग बात है कि उससे बेंच या सवाल पूछने वाला जज कन्विंस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक एक करके तमाम जज साहबान के वो सवालात का जवाब दे के गए हैं और तकरीबन कुछ 3.5 या 3.25 घंटे तक उनके दलाइल जो है वो जारी रहे। आज के दलाइल में भी उन्होंने यही कहा, हमायत की MKM की तरफ से जो कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, कि ये बिल्कुल ठीक बनाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार है उसको ज़्यादा किया गया है, उसको एक्सपेंड किया गया है। लेकिन कुछ जज साहबान का ये सवाल था कि क्या ये जो कानून बनाया गया है इससे आप एक सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए ये आप बना सकते हैं, राइट ऑफ अपील दे सकते हैं और रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात को कर सकते हैं। लेकिन अक्सरियत जज साहबान का ये कहना था जो उनके रिमार्क से कि क्या ये जो कानून बना है क्या इसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कलअदम करार दे दें कि इसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। और फिर जस्टिस कादी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि छोड़ दे तमाम बातें, बात यह है कि अगर ये आज कानून कलअदम हो जाता है और मेरे पास जो अख्तियारात की बात हो रही है जो उस कानून के बनने के बाद वो कम हो जाएंगे, मैं अगर ये अख्तियार मेरे बरकरार रहते हैं, ये कानून कलअदम करार पाता है, मैं फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाता, मैं फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाता और रूल्स अमेंड नहीं करता, तो क्या मुझसे कोई पूछ पाएगा? यही जो सवाल था वो फैसल सदीकी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप मेरी तारीफ छोड़ें, आप ये बताएं, आप एक ये अपनी अन्य इंटरप्रिटेशन का पहली नोयत का अपनी नोयत का ये पहला मामला अदालत के सामने आया है, माजी में भी फैसले हुए होंगे, इस तरह के मामला को देखा गया होगा और अगर देखा गया है तो उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन अब चूंकि एक कानून बना है इसके ऊपर हमने फैसला देना है, तो आप अदालती फैसलों के हवालात देने की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आप असिस्ट करें, आप मामलत करें, आप अपनी राय दें कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो फैसल सदीकी साहब के कोई 3.5-4 घंटों के जो दलाइल थे उसका अख्तिताम हुआ। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकील थे, अपने जो वाइस चेयरमैन हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने दलाइल दिए। उनके दलाइल तो मुख्तसर थे, उन्होंने भी इस कानून को सपोर्ट किया। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल ये पूछा कि ये बताएं कि आप तो इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की एक बड़ी तंजीम है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी साहब, जिनको हमने नोटिस किया था, वो तो इस कानून की मुखालफत कर रहे थे, तो ये वकला की दो बड़ी तंजीमों की आपस में तकसीम क्यों है? इस एक जो है वो सपोर्ट कर रही है, एक मुखालफत कर रही है। तो इस पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने कहा कि मौजूदा जो सदर हैं उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इससे पीछे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सदूर आए हैं आप उनके एलामिया निकाल के देखें। ये वकला का मुतालबा रहा है कि आर्टिकल 184(3) का सोच समझ के एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल हो, इसमें राइट ऑफ अपील भी होनी चाहिए। तो काजी फैसल ने उनसे पूछा कि क्या आपने वो तमाम जो अलामिया हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर के वो आपने रिकॉर्ड पे लेके आए हैं? तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल, मैंने मुतफर्रिक दरख्वास्त के ज़रिए ये चीज़ें जमा करवा दी हैं। और अदालती कार्रवाई जब कल तक 11:30 बजे तक मुलतवी की जा रही थी तो अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, बल्कि उन्होंने खुद बताया कि वो कल 1 घंटे में अपने दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे, बल्कि वो तो आज भी दलाइल देना चाहते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में कंक्लूड कर लूँगा, 4 बज रहे थे, तो 5 बजे तक मुकम्मल कर लूँगा, तो जस्टिस मुसर्रत अलाली साहब ने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में मुकम्मल कर लूँगा, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटे में मुकम्मल करने देंगे या मुकम्मल करने नहीं देंगे। अच्छा इमरान, जिस तरह से बारहा चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा जाता है कि केस को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए, तो आपको लगता है कि अभी मज़ीद वक्त लगेगा? अब तो सिर्फ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रह गए हैं, उन्होंने आर्गू करना है और आज उन्होंने 1 घंटा मांगा। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मैं कंक्लूड कर लेता हूं। तो हमें भी लगा कि शायद आज 1 घंटा बेंच की तरफ से दे दिया जाए तो आज केस कंक्लूड हो सकता है, फैसला रिजर्व हो सकता है या मुख्तसर फैसला भी आ सकता है। लेकिन फिर काजी फैसल साहब ने अपने दोनों जज साहबान के साथ मुशावरत गालिबन वो पहले कर चुके थे एजी साहब के रोस्टर पे आने से पहले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कल सुनेंगे, क्योंकि अब 1 घंटा जब अटॉर्नी जनरल मांग रहे हैं तो उनका तो 1 घंटा है, लेकिन ये नहीं पता कि जब वो आर्गू कर रहे होंगे जज साहबान के कितने सवालात उनके होंगे जो। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतशाम अली अब्बासी, आपसे जो आज जो ये समाअत हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो चेयरमैन पीटीआई को उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने से जो इनकार किया गया है, इस केस की समाअत के हवाले से आप आगाह कीजिएगा।
देखिए, इसमें एक दरख्वास्त दायर की गई थी स्पेशल कोर्ट में जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में, और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि चेयरमैन पीटीआई के जो है वो अपने बच्चों से, बेटों से बात करना चाहते हैं। उस हवाले से पहले तो जो है जेल इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया था कि वो बात नहीं करवाएंगे, लेकिन आज उनकी तरफ से बाकायदा एक जवाब जमा करवाया गया अदालत में, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक खुसूसी अदालत का जो एक्ट है उस एक्ट में एक चीज़ है कि कोई भी ऐसा जो है मुलजिम वो टेलीफोन पे उसको जो है बात करने की सहूलत जो है वो मैसर नहीं होगी। और इसमें एक जो बड़ी अहम चीज़ ये है कि वैसे जो होते हैं कैदी, उनको ये फ़ोन की सहूलत मैसर होती है और हफ्ते में जो है 2 मरतबा वो बात करते हैं, बात बात 1 मरतबा, लेकिन उनको इजाज़त मिलती है। तो इस हवाले से जो खुसूसी अदालत का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि वो फ़ोन पे जो है बात नहीं कर सकते, और जो है सुप्रिटेंडेंट जेल है उन्होंने जवाब जमा करा दिया और उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार किया है। अलबत्ता जो है अदालत की जानिब से उनको जो ये SOPs हैं वो मांगी गई हैं और उस पर जो है उनसे 18 अक्टूबर को जवाब तलब किया गया है कि SOPs जो है वो अदालत में जमा करवाई जाएँ और अदालत को मुतमईन किया जाए कि क्या जो है एक्ट में ये चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। उस हवाले से अब जो फैसला होगा वो 18 अक्टूबर को होगा। और अगर आप दूसरा जो सवाल अगर इसहाक डार के हवाले से आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि जो नैब के केसेस इसी अदालत के साथ, तो मैं क्या आप वो जो है सवाल ना करें, इससे पहले मैं आपको खुद ही बता दूं कि नैब के जो है उस हवाले से जो केस है उसमें बड़ी जो अहम चीज़ ये है कि मुल्ज़मान को नोटिस हो रहे हैं लेकिन मुल्ज़मान पेश नहीं हो रहे। आज जो है इसहाक डार की जानिब से भी, क्योंकि साथी जो मुल्ज़मान वो पेश हुए हैं, इसहाक डार की जानिब से जवाब जमा कराया गया। पहली बात यह कि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये जो केस है आमदन से ज़ायद असासा जात का, ये लाहौर रीजन का है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि क्या ये दायरा इख्तियार इस अदालत का है या नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है। उस हवाले से जो है अदालत ने जवाब मांग लिया है और उसमें जो है 17 अक्टूबर की तारीख हुई है और 17 अक्टूबर को पहले ये फैसला होगा कि क्या ये अदालत ये केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती, क्योंकि ये केस से कबल जो है इसको बंद कर दिया गया था। अब ये दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उस केस को कालादम करार, उस अमेंडमेंट को कालादम करार देने के बाद तमाम वो केसेस जो करप्शन के केसेस थे वो तमाम खुल गए थे और गाड़ियाँ भर भर के जो है लाई गई थी। अब जो जितने भी नैब के जो रेफरेंसेस हैं वो अदालत के अंदर तकरीबन पहुँचा दिए गए हैं और वो क्योंकि नैब जो 1 है, नैब कोड 1, उसमें जज बशीर मौजूद हैं। 2 और 3 में जज अभी मौजूद ही नहीं है, अलबत्ता अमला मौजूद है और अमला जो है डेली बेसिस पे जितने भी जो केसेस हैं उनकी जो फाइल्स हैं उनके हवाले से वो नोटिस भी करते हैं और उस पर जो है काम चल रहा है। लेकिन इससे कबल जो रबीना खालिद हैं उनको भी नोटिस हुआ, वो भी पेश नहीं हुई। इसके साथ साथ अब राजा परवेज़ अशरफ का नोटिस है, वो अब देखते हैं पेश होते नहीं होते, क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो बड़ी जो शख्सियात हैं उनको नोटिस हुए हैं। इसहाक डार का आज का नोटिस था वो पेश नहीं हुए। अलबत्ता अदालत का जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज किया गया है, उस पर जो है अब 17 तारीख को जो है जवाब जमा कराया जाएगा कि क्या ये अदालत वो केस सुन सकती है। होगी अहम केसेस, अहम समातें। इमरान वसीम और एहतशाम अली अब्बासी आपने तफसीलन आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे गज़ा की, जहां पर हमास के दलेराना हमले के बाद बौखलाहट की शिकार इसराइली फ़ौज के सफ़ाकाना हमले ताहाल जारी हैं और आज 4 रोज़ हो गए हैं कि बमबारी अब रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को अब तक निशाना बनाया जा चुका है और बच्चों, ख़वातीन समेत मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत की तादाद 600 से ज़ायद हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब हमास ने इसराइल को ख़बरदार ये किया है कि अगर गज़ा पर हम ना किए गए तो यरगमाल इसराइलियों को बना दिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वाइस चेयरपर्सन ऑफ कराची काउंसिल फॉरेन अफेयर्स हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाल आपसे मेरा ये है कि गज़ा पर इसराइली फ़ौज के सफ़ाकाना हमले नहीं थम रहे और 4 रोज़ हो चुके हैं, बमबारी जारी है, रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों समेत 1000 से ज़ायद अहदाफ को अब तक निशाना बनाया जा चुका है और गज़ा पर रात गए जो बमबारी शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी है और इसराइल की धमकियों से मरूब करने की कोशिश की गई है, जिस पर तर्जुमान अल-कासिम ब्रिगेड्स अबू उबैदा ने यह वाज़े कर दिया है कि इसराइल को उसी की ज़ुबान में जवाब मिलेगा। तो आपसे जानना यह है कि किस तरह से आप इस सूरत हाल को देख रही हैं, अब इसका इख्तिताम आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जो सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस थी वो तकरीबन लोग कहते थे कि अब ख़त्म हो गई। इजराइल बहुत एक समझिए कंफर्ट जोन में था,
उसका ख्याल था कि अब उसे खत्ते में चैलेंज नहीं किया जा सकता और फ्रॉम मिलिट्री सिक्योरिटी अब वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन की तरफ काम कर रहा था बहुत तेजी से। तो पहले इब्राहिम अकॉर्ड हुए थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेरिका, इजराइली, सऊदी अरेबिया समझिए अकॉर्ड या कन्वर्जेंस, आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल करने जाएं, वो होने जा रहा था, जिसमें इजराइल की रिकग्निशन के बदले समझिए सऊदी अरब को यूएस से डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस की इमदाद होनी थी। इस पूरे सूरत हाल में जो सबसे खामोश लूजर था वो पैलेस्टाइन था, उनका हक़ खुद इरादियत था और उनका राइट टू स्टेट था। तो मेरा ख्याल है कि पैलेस्टाइन ने या गजा से जो ये अटैक किया हमास ने, इससे दो चीज़ें हुई हैं। एक, इजराइल का सिक्योरिटी बबल बर्स्ट हुआ है, क्योंकि 2007 के बाद तो बिल्कुल ही डेड थी रेजिस्टेंस, लेकिन 50 सालों बाद इस किस्म का अटैक इजराइल को फेस करना पड़ा। तो देखिए ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सियासत इस तौर पर है कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। रशिया एक डिफाइंड स्टेट है, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है और अब इनका इम्पैक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। रशिया ने अपना वेट डाला है गजा के पीछे और ये बात भी बहुत जगह आ रही है कि क्योंकि इजराइल क्वाइटली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उसका अपना डिफेंस कद्र कॉम्प्रोमाइज था। इस वक्त उसका फ़ायदा उठाते हुए गजा से ये अटैक हुआ। जो रिटेलिएशन आ रही है जिसमें ये भी शामिल है कि इस वक्त तकरीबन वो चाहते हैं कि वो गजा को भूख से मार दें लोगों को। वहाँ पर बिजली बंद है, वहाँ पे तरसील बंद है। हमेशा ही उसको कहा जाता था कि इट्स अ प्रिजन ऑन, लेकिन अब तो सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। ये एक्सपेक्टेड था और इसकी सस्टेनेबिलिटी का जो वाहिद रास्ता था वो आपने देखा कि जो हमास था उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैक्सिमम लोगों को यरगमाल बनाया जाए। तो ये जो यरगमाली हैं, ये इजरायली यरगमाली बिलखुसूस, ये पैलेस्टीनियंस के लिए, गजा के लिए सर्वाइवल टैक्स है, चाहे वो ह्यूमन शील्ड की शक्ल में हो, चाहे ये जो अभी इन्होंने धमकी दी है कि हम मारना शुरू कर देंगे उसकी शक्ल में हो, क्योंकि यही वो एक ज़बान है जो इजराइल समझता है कि जब उसे फेस करना पड़े इजरायली लॉस ऑफ लाइफ। गजा में जितना जिंदगियों का नुकसान है उससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इजरायली मारे जाते तो जाहिर है इजराइल में इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी हुकूमत, इजरायली हुकूमत इसको अच्छा हुमा साहिबा, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब इजराइल का गजा सरहदी बाड़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा सामने आ गया है और हमास के हमले के बाद अब इजरायली फ़ौज ने गजा की सरहदी बाड़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा किया है। इजरायली फ़ौज ने गजा की पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें भी बिछाना शुरू कर दी हैं। क्या लगता है आपको मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? इस सब में मगरबी दुनिया इजराइल की हिमायत में भी खुलकर सामने आ गई और ऐसे में फ़लस्तीन और इजराइल की जारी जो जंग है उस पर खित्ते के क्या असरात होंगे, खित्ते पर उसके क्या असरात होंगे? ठीक है, खित्ता तो फ्लेयर अप किया है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी बड़ी डिविजन है। यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग भी हमास की फेवर में तो नहीं, लेकिन पैलेस्टीनियंस की फेवर में ज़रूर बात कर। बहुत ज़्यादा फहम सोच रखने वाले लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने बहुत अरसे से वो खामोश चीखें नहीं सुनी जो गजा और पैलेस्टाइन से उठ रही थी। बहुत देखिए, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रूथ एंड देयर इज वॉर फॉग। तो हमें नहीं पता कि क्या किस हद तक सच है, क्या किस हद तक गलत है, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी बड़ी ताकत है इजराइल कि पैलेस्टीनियंस उनको मिलिट्री फ्रंट पे तो कन्फ्रंट नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसी हद तक अपना मौक़िफ़ आगे लाने के लिए उन्होंने तकरीबन ये खुदकुश हमला किया है इजराइल पर, और इसके जो नताइज हैं वो एक्सपेक्टेड थे। ये रिटेलिएशन
हमास भी एक्सपेक्ट कर रहा था, पैलेस्टाइन भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कितना जुल्म इजराइल करेगा जिसके नतीजे में इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होगी उसको रिस्ट्रेन करने में। अब ये सवाल है जो दुनिया के सामने, देखना है दुनिया का ज़मीर जागता है या नहीं जागता, या एक बार फिर हम डबल स्टैंडर्ड्स के साथ इस दुनिया में रहेंगे। क्योंकि अगर रूस हमला करे यूक्रेन पे तो जुल्म है, अगर इजराइल वो सब करे तो वो जायज़ है। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल ठीक है हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आप बताई है कि अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल में दुनिया का ज़मीर जागता है या नहीं। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।